बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे 7 ट्यूसडे अप्रैल 22 एक्शन रिसर्च टूल किट वर्कशॉप का फेज़ 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। और फेज़ 2 के अंदर हमने जो चीज़ शुरू की है वो MS वर्ड। फेज़ 1 के अंदर आपको लिटरेचर रिव्यू की तकरीबन तमाम बातें हमने कवर कर ली। पेपर्स आपने सर्च कैसे करने हैं, लेटेस्ट पेपर कैसे फाइंड करने हैं, जब सर्च कर लिए तो उसको डाउनलोड कैसे करना है, जब डाउनलोड कर लिया तो उसको रीड कैसे करना है, और किस तरीके से आपने एनोटेशंस की मदद से उसके की एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से अपना रिसर्च लॉग मेंटेन करना है। और साथ ही साथ फिर हमने उसमें बात की कि आप किस तरह से उसमें सिंथेसिस करके अपनी इंफॉर्मेशन उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, सिर्फ इंफॉर्मेशन ऐड कर देना काफ़ी नहीं है, आपने इसको किसी तरीके से उसको लिख के आपने टीचर तक उसको पहुंचाना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो इस ज़मीन में हम लोगों ने MS वर्ड की क्लास कल से आगाज़ किया और हमने कोशिश ये की कि MS वर्ड के फीचर्स के हवाले से बात करें। मैंने कल भी ये बात की थी कि जब MS वर्ड पे बात शुरू होगी तो शायद आप लोग समझे हम तो शुरू से MS वर्ड यूज़ करते आ रहे हैं। आपने कौन सा मतलब ये कौन सी नई बात है, लेकिन मुझे उम्मीद है कल की क्लास से अंदाज़ा हो गया होगा कि बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं। राबिया आप भी लेट आई हैं, खैरियत माशाल्लाह। मलिहा हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आती हैं, उसमें भी लेट आती हैं आप। या कल से हम लोग जो है 12:20 12:22 तक क्लास को स्टार्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि फिर आप लोग की क्लास डिले आगे तक चली जाती है, 1 बजे के बाद भी चलती है। प्रैक्टिकल का काम करने का तो हमें मौका मिल ही नहीं पा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि आप लोग इतना लेट आ रहे हैं। कोर्सेज हैं, क्लासेस हैं, ठीक है, लेकिन फिर कम अज कम यहाँ तो वक्त पे आए। खैर जी, तो हम बात करें तो MS वर्ड की, तो हमने कुछ ऐसे फीचर्स के हवाले से बात की जो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप में से बहुत सौ के लिए वो फीचर्स नए होंगे, और नए होने के साथ साथ आप लोग को यूज़फुल भी मालूम हुए होंगे कि यार ये चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल है। अब सबसे पहले तो कल हमने बात की थी आउटलाइन के हवाले से। यहाँ अभी रिकैप देते हुए यमुना ने कहा कि आउटलाइन का ये फ़ायदा है कि जब हमारे पास बहुत सारी हेडिंग होगी तो हम वहाँ पे जंप कर सकते हैं। मेरे ख्याल में असल जो बात समझनी चाहिए वो ये कि किसी भी डॉक्यूमेंट पे काम करने के हम लोग को इस बात को आइडेंटिफाई करें कि हमारे पास उसके 3 जुज़ हैं। एक उसका स्ट्रक्चर या उसकी आउटलाइन, उसके बाद कंटेंट, और आखिर में फिर फॉर्मेट। तो असल जवाब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो ये कि हम कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट पे काम करें तो सबसे पहले उसकी आउटलाइन बनाएं। कभी भी क्लास में लेक्चर देने जाते हो तो पहले क्या होता है आप लोग के पास? लेसन प्लान बना के जाते हैं, ऐसा ही है ना? तो यही चीज़ आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ होती है। जब भी किसी डॉक्यूमेंट पे काम करना शुरू करें तो पहले उसकी आउटलाइन हो, उस आउटलाइन के बाद फिर हम आगे चल के कंटेंट की बात करें और फिर फॉर्मेट की बात करें। अब यहाँ पे एक दो डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोग को शो करूँ, जैसे कि कल हमने एक ये डॉक्यूमेंट थी हमारे पास, और अब ये डॉक्यूमेंट है, इसका कंटेंट है। इसी तरह से दूसरी डॉक्यूमेंट है, इसकी शक्ल आपको नजर आ रही है। अब एक दूसरी डॉक्यूमेंट है, दोनों डॉक्यूमेंट्स का कंटेंट बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट है। तो इससे हमें पता चला कि फॉर्मेट अलग चीज़ है और कंटेंट अलग चीज़ है। और उसके बाद फिर हमने बात शुरू की थी, हमने आउटलाइन के हवाले से बात की थी कि देखें, इतना तो समझ में आता है कि यार आउटलाइन एक अहम काम है। अब जब आउटलाइन अहम काम है तो MS वर्ड चूंकि एक बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, तो इतने सालों में, इतनी दिहाइयों में, इतनी डिकेड्स के अंदर उन्होंने तमाम के तमाम इश्यूज को पहले से रिजॉल्व करके रखा हुआ है। फिर हमने बात इसमें शुरू की थी, इससे पहले हमने बात की थी रिबन इंटरफेस के हवाले से कि रिबन इंटरफेस जो है माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड का एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। या वो जो एक फैन बचा हुआ उसको भी बंद कर दें प्लीज़। MS वर्ड का जो एक ये जो नया इंटरफेस रिबन इंटरफेस आया है, इससे काम हम लोग का बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। रिबन इंटरफेस के अंदर उन्होंने ये कोशिश की कि तमाम रेलिवेंट फीचर्स को एक टैब के अंदर जमा कर दें। जैसे कि हमने कल बात की कि अगर हमें किसी जगह पे टेबल को डालना है, तस्वीर को डालना है, तो हम कहाँ जाएंगे? इंसर्ट के अंदर। अगर हमने पेज की मार्जिन को चेंज करना है, पेज को लैंडस्केप या पोर्ट्रेट से लैंडस्केप या लैंडस्केप से पोर्ट्रेट, या पेज का साइज चेंज करना है, तो हम कहाँ जाएंगे? लेआउट के अंदर। इसी तरीके से अगर हमने उस डॉक्यूमेंट की आउटलाइन देखनी है, उसका स्ट्रक्चर देखना है, तो उसके लिए हम जाएंगे व्यू में, और व्यू में जाके आउटलाइन पे। कल हमने आउटलाइन के उस पर काम किया था, अपने तौर पे हमने कोशिश की थी एक छोटी सी आउटलाइन बनाए। अब इस आउटलाइन के अंदर आप लोग को नजर आ रहा है कि मेन हेडिंग्स, उसके बाद उसकी चाइल्ड हेडिंग्स, ठीक है, और उसकी फिर उसकी दोबारा आगे सब चाइल्ड हेडिंग्स आपको सारी की सारी इसके अंदर नजर आ रही हैं। अब इसी आउटलाइन से अगर आप लोग भी जब अपना काम करेंगे थीसिस के अंदर भी, तो सबसे पहले आप लोग ने ऐसी ही आप लोग के पास आउटलाइन होनी चाहिए। हम बात करेंगे आपने लिखना किस तरह से, कैसे अपने पास कंटेंट लेकर आए, हम उस पर बात करेंगे। आउटलाइन के हवाले से किसी के पास कोई सवाल? अच्छा, अब हम बात शुरू करते हैं थोड़ी सी कंटेंट के हवाले से। यहाँ से हमने क्लोज किया, अब कंटेंट पे जाते हैं। अब
अब मैं समझता हूँ यहाँ पे बात ये होती है कि कंटेंट लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, अब आप लोग से मैं पूछता हूँ, चलो आप लोग बताएं क्या लिखें इंट्रोडक्शन के अंदर, क्या करें बताएं। इंट्रोडक्शन अभी जैसे टॉपिक चल रहा था पॉपुलेशन इन पाकिस्तान का, तो इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखें? चलो पूरा जुमला बताएं, क्या लिखना है, हाँ ये बताना शुरू करें। अच्छा, ये इशू समझ में आ रहा है। देखो अब जब तुम लिखने बैठ रहे हो, तब तुम लोग नोट्स निकालोगे, उसमें बताओगे मिस फरहान ने हमें ये डिक्टेट कराया था, फिर मुझे डिक्टेट कराओगे, मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, ये मसला होगा नहीं होगा? अच्छा, कंटेंट के बगैर तो हम आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि स्ट्रक्चर था, कंटेंट था, फिर फॉर्मेट था। ठीक है, तो मसला समझ में आया। घर पे गए, घर पे जाकर प्रैक्टिस करने बैठे हो, और प्रैक्टिस करनी है कि या फॉर्मेटिंग के फला फला ऑप्शन को ट्राई करते हैं, लेकिन खाली पेज पे तो तुम नहीं करोगे, कुछ लिखा हुआ होगा तो उस पर करोगे ना। तो ये लिखा हुआ कहाँ से लेकर आए, क्या तरीका आजमाया जाए, आप बताएं। कहाँ से सर्चिंग करनी है? चले, तो मलिहा ने कहा कि हम वही काम करें जो शुरू से करते आ रहे हैं, कि गूगल से सर्च करके कॉपी पेस्ट कर लें, जो हमने काम पिछले 4 सालों में किया है। तो लेकिन गूगल एम एस वर्ड ने यहाँ पे भी आपका ख्याल रखा है, और उन्होंने पहले से इस मसले को आपके लिए रिजॉल्व किया हुआ है। उन्होंने कुछ फंक्शंस फंक्शंस बना के दिए हुए हैं। मैं एक फंक्शन आपको दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंट के शुरू में, लाइन के शुरू में मैंने लिखा इक्वल टू, नजर आ रहा है आप लोग को? जी रैंड लिखना है मैंने, कौन कह रहा है? मैंने लिखा, सॉरी, रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद, एंटर। हाँ जी, उसने आपके लिए टेक्स्ट जनरेट कर दिया। ठीक है, अब ये टेक्स्ट क्या है, ये बस ऐसी आप खैर मीनिंगफुल टेक्स्ट है लेकिन है बेकार। उसने अपने तौर पे किसी टेक्स्ट को आपके लिए कर दिया। अब उस टेक्स्ट के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, जो हम करना चाह रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है फॉर्मेटिंग का, हम उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनके पास एक और भी मौजूद है, उसका नाम उन्होंने रखा है लॉरेम। उसको भी ट्राई कर लेते हैं। रैंड को मैंने हटाया, और यहाँ पे मैंने लिखा लॉरेम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। हाँ जी, अब उन्होंने दोबारा आपके लिए टेक्स्ट जो है लैटिन लैंग्वेज के अंदर उन्होंने टेक्स्ट जनरेट कर दिया। बुनियादी मकसद यहाँ पे इस दो फंक्शन का, रैंड का फंक्शन, रैंड किसने कहा था आप में से? गुड, हिना ने, और जो है हमें रैंड का बताया, और लॉरेम का फंक्शन जो है, ये दो फंक्शंस ऐसे हैं एम एस वर्ड के अंदर जिसके जरिए से आप रैंडम कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। आपको गूगल से सर्च करके चीज़ों को कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे भी इस तरह से जब अभी घर जाके या अभी कॉलेज में लैब के अंदर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपने सिर्फ ये फंक्शन लिख के एंटर कर देना, वो टेक्स्ट आपके लिए जनरेट कर देगा। किसी ने कहा कि सर ये टेक्स्ट जो है ना, ये थोड़ा सा बहुत छोटा सा लग रहा है, हमें थोड़ा सा ज्यादा टेक्स्ट चाहिए। कोई मसला नहीं है, आपने लॉरेम लिखा, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। अब आप उसको बता दें कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए। आपने कहा 10 पैराग्राफ्स, और हर पैराग्राफ के अंदर कितनी लाइंस होनी चाहिए? आपने कहा कि चलो 5 लाइन, ठीक है, ऐसे ही है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब आप ये गिनिएगा, इसने सारे के सारे उसने 10 पैराग्राफ्स ही जनरेट किए हैं, और हर पैराग्राफ के अंदर 5 से ज़्यादा लाइंस मौजूद नहीं है। ठीक है, एक और चीज़ ट्राई कर लेते हैं, लॉरेम वन को ट्राई करके देख लेते हैं। हाँ जी, कितनी लाइन है? सेंट, ठीक है, लाइनें, पैराग्राफ हमारे 10 हो गए, लाइनें कितनी हर पैराग्राफ के अंदर? 1 लाइन मौजूद है। तो इस इन दो फंक्शंस को ध्यान में रखिएगा, रैंड का फंक्शन और लॉरेम का फंक्शन। इसके जरिए से जब आप लोग अभी प्रैक्टिस करने बैठेंगे अपने पास अपने घर में, तो आप लोग जो है मतलब इस तरह से आप कंटेंट जनरेट करके ऑटोमेटिकली अपना कंटेंट जनरेट हो गया, उसके ऊपर फिर आप लोग अपने पास प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगेन माइक्रोसॉफ्ट ने आपके लिए कितना आसान रखा, ताकि आप लोग के जहन से जब आप फॉर्मेटिंग सीखना चाह रहे हो या फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हो, तो उस वक्त आपने इस बारे में सोचना ही नहीं है कि यार ये कंटेंट हम कहाँ से लेकर आए, विकीपीडिया से उठाए, गूगल से उठा के लेकर आए। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ अपना कंटेंट लिख दिया, जनरेट कर दिया रैंडमली, उसके ऊपर अपना काम करते रहे। ठीक है, तो फॉर द सेक ऑफ दिस क्लास हम कह सकते हैं कि हमने आउटलाइन कवर कर ली, और चले मैं ये कह देता हूँ हमने कंटेंट भी कवर कर लिया। कंटेंट तो ज़ाहिर है आप लोग खुद लिखेंगे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस क्लास हमारे पास कंटेंट मौजूद है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं कि यार किस तरीके से हम इन चीज़ों की शक्ल सूरत को हम बेहतर कर सकते हैं। देखो कल हमने बात की थी आउटलाइन की, और अगर मैं दोबारा वापस जाऊं आउटलाइन के ऊपर, व्यू पे गए और हम गए आउटलाइन, ठीक है, ये हमारा आगे इंट्रोडक्शन। इसको ज़रा सा हमने कोलैप्स करना है, हमने माइनस पे क्लिक किया, कोलैप्स हो गया। ठीक है, ये पूरा हमारे पास इतनी लंबी चौड़ी सी एक आउटलाइन हमारे पास बनी हुई है। ठीक है, इसके अंदर हमारी जो लेवल 1 कौन कौन से हैं? मलिहा, कौन सा लेवल 1 है? दूसरा?
ठीक है, तीसरा, ओके। अच्छा, फिर ये डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है अनुषा? लेवल 2। और जनरल डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है हफ्सा कामरान? लेवल 3। ठीक है, ये चीजें बस आप लोग को रिमाइंड करना मकसूद था। अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं कि यार हम लोग इसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। देखो, जब तुम किसी चीज को इसमें अंदर थोड़ा सा खूबसूरत बनाने की कोशिश करो, तो एक बात जहन में रखना कि इसको एक बात जहन में रखिएगा कि आपने जो है यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे जाके इस बी और ये इटैलिक वगैरह पे काम करना शुरू नहीं करना। आपका जो मुकाम है, जिस जगह जाना चाहिए, वो है स्टाइल्स पर। अब आपने कहा कि सर ये जो स्टाइल्स का बटन बना हुआ है यार, ये थोड़ा सा हमारा जो प्रोजेक्टर की जो रेजोल्यूशन है उसकी वजह से छोटा हुआ है। वरना आप लोग अभी लैपटॉप पे या मॉनिटर पे खोलेंगे तो यहाँ पे पूरा आपको स्टाइल बना हुआ इस तरह से पूरा बॉक्स बना हुआ नजर आएगा। मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ, ये पूरे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। ये ऑप्शंस क्या आप लोगों ने पहले देखे? यकीनन देखे होंगे। जब भी एमएस वर्ड खोलते हैं तो रिबन के अंदर ये नजर आता है। इसका इस्तेमाल बता रहा हूँ। देखो, इस वक्त मैं लेवल 1 की हेडिंग पर हूँ, तो इसने यहाँ पे किसको सिलेक्ट किया हुआ है? हेडिंग को किया हुआ है। ठीक है, लेवल 2 पे जाके देखते हैं। लेवल 2 की हेडिंग हमारी है ये, जनरल डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन। इस पे क्लिक करते हैं, स्टाइल्स पे। हाँ जी। तो हेडिंग, इसने हेडिंग 3 को सिलेक्ट किया हुआ जो लेवल 3 था। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन पे क्लिक किया, हेडिंग 2 को किया हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेवल 1 है वो हेडिंग 1 हो गया, जो लेवल 2 है वो, और जो लेवल 3 है हेडिंग 3 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा एक काम करते हैं। लेट्स से हमने कहा कि जितनी भी हमारी लेवल 1 की हेडिंग्स हैं, या हेडिंग 1 जो है, आप बताओ उसका कलर। सबसे पहले तो आपने कहा कि जी उसको आप करें बोल्ड में। हमने कहा ठीक है जी, बोल्ड में कर दिया। फिर आपने कहा कि जी उसका जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा आप बड़ा कर दें। अब देखो, एक तरीका तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन, इसको भी यूज कर सकता हूँ। उससे यहाँ पे भी इंक्रीज और डिक्रीज का ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। मैं 26 पे इसको ले गया। ठीक है। फिर आपने कहा कि यार वो सेंटर अलाइंड हो, जितनी भी हेडिंग्स हैं वो हमारी सेंटर में हो। ओके। और फॉन्ट का जो स्टाइल है वो आपने कहा, इस पर मैंने क्लिक किया, और लेट्स से कि हमने कहा कि यार ये वाला जो हमारे पास फॉन्ट है, चलो ये कर लेते हैं। ठीक है, इस फॉन्ट को हमने यूज़ करना है। ठीक है, कोई एतराज़, कोई मशवरा? काफ़ी है। अच्छा, अब हमें आगे चल के दूसरी हेडिंग के साथ भी ये काम करना है। तो क्या करें कि बारी बारी सब हेडिंग्स में जाकर हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे? ठीक है। अब इसका इसका सोल्यूशन क्या है, इसका तरीका क्या है? इसका तरीका, इसीलिए हम लोग स्टाइल्स को यूज़ कर रहे थे। आपने इस हेडिंग को सिलेक्ट किया, आप गए स्टाइल्स के ऊपर, स्टाइल्स पे जाके हेडिंग, हेडिंग 1 है ना ये, राइट क्लिक किया, क्या लिखा हुआ आ रहा है? अपडेट हेडिंग 1 टू मैच सिलेक्शन। ठीक है। हाँ जी, अब हम आगे चल के देखते हैं क्या हुआ। इंट्रोडक्शन, आगे बढ़े, आगे बढ़े, हेडिंग 1, हाँ जी, खुद ब खुद हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने सुपरवाइजर को डॉक्यूमेंट सबमिट कराई और उसने कहा कि भाई तुम्हारी हबीबा इधर तशरीफ ले आइए, इधर आ जाइए। जी, तो आपने अपने सुपरवाइजर को डॉक्यूमेंट सबमिट कराए और सुपरवाइजर ने कहा कि यार आपके जो फॉन्ट्स है ना, वो लेट्स से आपने हेडिंग बहुत बड़ी की हुई है, हेडिंग को छोटा करो। तो आपने ये नहीं करना कि मैम मैं जो है ना 1 हफ्ते बाद जमा कराऊंगी, कि मैंने हर हेडिंग पे जा जाके करना है। आपने अगर इस तरह से काम किया हुआ है तो आपने एक ही साथ सारी की सारी हेडिंग्स को आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। चलो एक और काम करते हैं हम, अब लेवल 2 की हेडिंग पे काम करते हैं। ठीक है, या लेवल 3 पे करना है? किस पे करें? 3 पे कर लें। ओके, मैं 3 की हेडिंग पे गया। हाँ जी, आप बताओ क्या करना चाहिए इसके साथ? सबसे पहले इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब कलर का ऑप्शन जो ऑप्शंस में दिखा रहा हूँ वो भी देखते जाओ। कलर इसका कर लेते हैं हम लाइट ग्रीन। ओके। जाहिर सी बात है, अलबत्ता आपको जो थीसिस होगा वो ऐसा वो गोला गंडा नहीं होगा, वो आपने ब्लैक और ब्लैक पर ही करना है। लेकिन चलिए यहाँ पे समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, बोल्ड हो गया। और बताओ जी, और क्या करना है? फॉन्ट साइज, चलो फॉन्ट साइज का एक तो ड्रॉप डाउन है जिसको आप लोग शुरू से यूज करते आ रहे हैं, दूसरा ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है, आपने उसको थोड़ा बड़ा कर दिया। सेंटर अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है, जो आपको मुनासिब लगे आप वो कर लो। ठीक है। और कुछ? अच्छा, अंडरलाइन, गुड पॉइंट, अंडरलाइन के बारे में बात करता हूँ मैं। और इसका फॉन्ट जो है, इसका फॉन्ट भी हम चेंज कर लेते हैं, अल्जेरियन कर लेते हैं। और दोबारा मैं स्टाइल्स पे गया, मैंने हेडिंग के ऊपर, हेडिंग 3 थी ना, हेडिंग 3 पे मैंने जाके राइट क्लिक किया, अपडेट हेडिंग 3 टू मैच सिलेक्शन। हाँ जी, जितनी भी हेडिंग 3 थी सारी की सारी इस तरीके से हो गई। ओके। अच्छा, अब किसी ने आवाज़ दी थी कि अंडरलाइन कर लें।
देखो अंडरलाइन के हवाले से मैं ये बात क्लियर करूं कि देखो ये अंडरलाइन वाला जो स्टाइल था ना, ये पुराना स्टाइल है। अंडरलाइन करना कि टाइपराइटर के ज़माने में से चला आ रहा है। उस ज़माने में था क्या कि यार आप टाइपराइटर से जब टाइप कर रहे हैं तो आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं था, बल्कि पीछे टाइपराइटर पड़ा है, वहाँ भी जाकर देख लें। शेप्स जो हैं हमारे, जैसे लेटर्स जो थे वो उन्होंने पहले से उसकी हैमर्स बनाई हुई थी। अभी टाइपराइटर सामने पड़ा हुआ, जाते हुए देख भी लीजिएगा, वो हैमर बना हुआ है। अब उस हैमर के ऊपर उन्होंने ए लिखा हुआ है कैपिटल, स्मॉल लिखा हुआ है, दैट्स इट। पहले तो होता यह था कि जो नया टाइपराइटर था उसमें सब कैपिटल में ही था। ये बाद में कैपिटल स्मॉल दो चीज़ें आ गई थी, ये भी बड़ी उस जमाने की टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट थी। तो उसमें कोई ऐसा तरीका नहीं था कि हम किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहें तो क्या करें, किसी चीज़ पे स्ट्रेस देना चाहें तो क्या करें, तरीका नहीं था। उसका उन्होंने एक तरीका निकाला था अंडरलाइन का। ठीक है। लेकिन अंडरलाइन का जो स्टाइल है ये आप यूँ समझ लीजिए कि गोया के आउटडेटेड स्टाइल है। ये अब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। हमारी सरकारी डॉक्यूमेंटेशन में आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा आउटडेटेड स्टाइल जो है। बल्कि मेरे मुझे बाज़ लेटर्स ऐसे मिले जिस पे लिखा हुआ था वेस्ट पाकिस्तान। अब वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान कब की बात है? 71 73 के अंदर पाकिस्तान ने ईस्ट बांग्लादेश को एक्सेप्ट भी कर लिया था एज अ कंट्री। ठीक है। तो अब तो बात खत्म, लेकिन अभी तक वो पुरानी डॉक्यूमेंट्स जो है आज तक चल रही हैं। ठीक। तो पाकिस्तान के अंदर अभी भी ये स्टाइल चल रहा है, लेकिन बहरहाल आप लोग चूंकि काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आप लोग इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए काम कर रहे हैं, आप लोग बाहर के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि अंडरलाइन वाला जो स्टाइल है वो आउटडेटेड है, उससे यूज करने से परहेज करें। बोल्ड किसी चीज़ पे स्ट्रेस करना है तो आप बोल्ड भी कर सकते हैं। और अगर बोल्ड नहीं करना और आपने कहा नहीं बोल्ड से तो गुजारा नहीं होता, कोई बात नहीं। आपने एक जल्दी से एक टेक्स्ट जनरेट किया और आपने कहा कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जी मुझे इस वाले सेंटेंस के ऊपर हाईलाइट करना है। तो यार आपके पास हाईलाइटर का ऑप्शन उसने दिया हुआ है, यहाँ पे ये नजर आ रहा है। हो गया हाईलाइट। ठीक है। और अगर आपने किसी और कलर में करना है दूसरे कलर में कर लें। इसको सिलेक्ट करेंगे दोबारा हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पहुंचे, इसको सिलेक्ट किया। तो अब देखो ये आजकल अगेन ये अंडरलाइन वाला स्टाइल किस जमाने का था? टाइपराइटर के जमाने का। तो और जो कि एक अरसे तक ऑफिस वगैरह में यूज होता रहा, ये वाला स्टाइल भी यूज होता रहा। लेकिन अब चूंकि तुम लोग सारा का सारा काम देख लो किस पे हो रहा है, हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये अंडरलाइन वाला स्टाइल पुराना है। अब आपको क्या यूज करना चाहिए? हाईलाइट वगैरह का ऑप्शन यूज करना चाहिए। ठीक है। अलबत्ता थीसिस वगैरह के अंदर अब ये अमूमन रिकमेंड नहीं किया जाता आप किसी चीज़ को हाईलाइट करें। रिकमेंड वगैरह जो थीसिस का तरीका होता है, बस आपने हेडिंग्स डाली हुई है, हेडिंग्स के नीचे आप लोगों ने जो है कंटेंट लिखा हुआ है, दैट्स इट। बाकी रीडर खुद उसको हाईलाइट कर लेगा, सब चीज़ें खुद कर लेगा। आपको जो ऐसे करने की ज़रूरत अमूमन इसको रिकमेंड नहीं किया जाता। ठीक है। अच्छा, एक और बात जो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि एक और चीज़ आप लोगों ने देखी होगी। मैं इस हाईलाइटर को बंद करूँ। डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन कोलन। ठीक है। करते हैं ऐसा। और बल्कि अरसे से करते आ रहे हैं, हम लोग को स्कूल के ज़माने से सिखाया ही जाता है कि हेडिंग टीचर नोट्स डिक्टेट कर रहा होता है, वो यही कहता है कि जी 14 पॉइंट्स ऑफ पाकिस्तान कोलन नेक्स्ट लाइन में लिखो। तो भाई ये कोलन कोलन वाला जो स्टाइल है, अगेन ये भी बहुत ही पुराना स्टाइल है। इसको भी यूज़ नहीं करना चाहिए अगर आपके टेक्स्ट के अंदर, बल्कि थीसिस में तो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि थीसिस के अंदर किसी को हेडिंग के बाद आपने इस तरह से कोलन डाला हुआ है। कोलन या कॉलन जो है आपने इस तरीके से डाला हुआ है, इसका कोई ज़रूरत आपको करने की नहीं है। जी समीर, आपका सवाल। असल में इसकी वजह ये थी कि हाँ। हम्म। बिल्कुल जा सकता है। ये असल में मुझसे गलती ये हुई थी, मैंने शुरू में इस हिस्से को भी कवर कर दिया था। हो जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है। ग्रीन आ गया। ठीक है। तो बहरहाल ये कोई ऐसा मतलब कोई इतना इशू नहीं है, आप दिखा दीजिएगा, हो जाएगा, तो मसला नहीं है। ठीक है जी। तो अभी जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ने सीखा वो क्या है कि आपने किस तरह से अपनी पूरी डॉक्यूमेंट की हेडिंग्स को आपने कंट्रोल करना है। और यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया कल, जो भी रिकैप देखो उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिपीट करना है कि अंडरलाइन को यूज़ ना करें, और डेटेड स्टाइल है। कॉलन वगैरह तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। हेडिंग का बाद सवाल ही पैदा नहीं होता कि थीसिस के अंदर आपकी हेडिंग के बाद कॉलन आ जाएगी, तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है। अच्छा, अगला एक पॉइंट है कि जैसे आपने देखा कि हमने एक हमारी हेडिंग थी, उसका फॉन्ट कुछ ऐसा है। ठीक है। और फिर हम आगे बढ़े तो हमारी हेडिंग के अंदर हमें एक दूसरा फॉन्ट नज़र आया। ठीक है। और बाकी टेक्स्ट जो है तीसरे फॉन्ट पे चल रहा है। तो क्या ख्याल है इस बारे में आपका? किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर मैक्सिमम दो से ज़्यादा फॉन्ट तो यूज़ होने ही नहीं चाहिए। बहुत हो गया तो चलो तीन पे चले गए।
ठीक है, लेकिन 3 से ज़्यादा अगर आप जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ आपने गलत काम किया है। असूलन डॉक्यूमेंट कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा का हमेशा एक ही फॉन्ट के अंदर डॉक्यूमेंट को लिखा जाए। आप लोग जब अभी आप लोग का जो फॉर्मेटिंग का स्टाइल है, मैं कल उस पर भी डिटेल में बात करूंगा, तो उसके लिए भी एक रिकमेंडेड फॉन्ट है, आपने उसी फॉन्ट को यूज़ करना है। तो हम लोग चूंकि बचपन से एक आदत चली आ रही होती है कि हम गोला गंडा बना के समझते हैं, हमारे टीचर्स भी अप्रिशिएट करते हैं कि बच्चे ने इतने सारे मार्कर्स यूज़ किए हैं, लेकिन जब हम सॉफ्ट डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपी पे काम कर रहे हैं, एम एस वर्ड वगैरह पे काम कर रहे हैं, या तो उस मौके पे ये सब चीज़ें नहीं मानी जाती कि आपने दसियों किस्म के फॉन्ट यूज़ किए, दसियों किस्म के कलर को यूज़ किया। आपने सिर्फ किसी एक फॉन्ट को चूज़ कर लें, बहुत हो गया तो चले 2 पे चले गए। आपने कहा कि हेडिंग्स के लिए जितनी भी हेडिंग है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, वो ये वाले फॉन्ट में, और दूसरी दूसरे फॉन्ट में, नॉर्मल टेक्स्ट दूसरे फॉन्ट में, बॉडी टेक्स्ट दूसरे फॉन्ट में, दैट्स इट। इससे आगे अगर आप जा रहे हैं 3 फॉन्ट में जा रहे हैं तो मतलब फिर गड़बड़ शुरू हो जाती है। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन क्या नोट्स के लिए, थीसिस के लिए? थीसिस की मैं कल बात करूंगा, उसकी बकायदा रिकमेंडेड गाइडलाइन है, हम उसी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। ठीक है, मैं कल इस बारे में बात करूंगा। बाकी जहाँ तक नोट्स का ताल्लुक, वैसे अगर अपने अपने तौर पे अगर आप लोग पूछ रहे हैं नोट्स के हवाले से, तो देखो फॉन्ट्स की दो किस्में होती हैं। एक फॉन्ट्स कहलाते हैं हमारे सेरिफ, और एक कहलाते हैं सैंस सेरिफ। अब यूँ समझ लो कि देखो, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये पॉपुलेशन साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान, इसके अंदर ये सारे जो फॉन्ट्स हैं ये बिल्कुल सिंपल से हैं, इसके आखिर में कोई कर्व वगैरह नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा है। ठीक है, ये कहलाते हैं सैंस सेरिफ। और उसके मुकाबले में जिन फॉन्ट्स के आखिर में, फॉर एग्जांपल जैसे रूरल पॉपुलेशन, ये नज़र आ रहा है, इसके आखिर में कर्व पड़ रहा है। देखो एल जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे देखो एल लिखता हूँ, पॉपुलेशन इस फॉन्ट में लिख रहा हूँ, देखो ये एल देखो कितना स्ट्रेट सा आ रहा है। ठीक है, एल बिल्कुल यूं स्ट्रेट है, जबकि उसके मुकाबले में इस एल के आखिर में एक कोना बना हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं सेरिफ फॉन्ट। ये बात सही। अब ये बड़ी कैटेगरी से फॉन्ट्स की, भले कोई सा भी नाम हो फॉन्ट का, कोई से कालिब्रे नाम हो, कुछ भी नाम रख लो, वो इन दो कैटेगरी में फॉल करेगा, या तो सेरिफ होगा या सैन सेरिफ होगा। तो अब अमूमन डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के लिए, जिनको आपने अपने मोबाइल वगैरह पे पढ़ना है, वहां पे सेरिफ फॉन्ट, सैन सेरिफ फॉन्ट ज्यादा बेहतर होता है अमूमन। और जिन डॉक्यूमेंट्स को आपने प्रिंट करना होता है, वहां पे सेरिफ फॉन्ट ज्यादा बेहतर रहता है। अमूमन ये तजुर्बा रहा है। अगेन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, रिकमेंडेशन है। तजुर्बा भी ये रहा है, ऑनलाइन भी आपको रिकमेंडेशन मिलेगी, बाकी जाहिर सी बात है अपने तौर पे आपको जिसमें भी आप लोग इजी फील करें। हमारा जो अमूमन डॉक्यूमेंट्स होती है, इसके अंदर हमने सारे फॉन्ट ही यूज करना है। कल हम बात करें कौन से फॉन्ट्स वगैरह, हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि हमारे पास लेट से ओवरव्यू ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, इसके अंदर हम टेक्स्ट डाल देते हैं रैंडम, और रैंडम टेक्स्ट के हम 5 पैराग्राफ करें, हर पैराग्राफ के अंदर 5 लाइनें हों। ठीक है, रैंडम टेक्स्ट आ गया। अब आपने मिस को टेक्स्ट जमा कराया, अब आपको मिस ने कहा कि भाई ये तुम्हारा टेक्स्ट की अलाइनमेंट सही नहीं है, लाइंस तुम्हारी आपस में बहुत जुड़ी जुड़ी सी लाइन में जगह करो। क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे भी हम स्टाइल को यूज करेंगे। देखो असलून ये कल जब हम लोग आउटलाइन पढ़ रहे थे तो किस कैटेगरी में आ रहा था, लेवल 1 में था, लेवल 2 में था? हाँ, कंटेंट किस कैटेगरी में आ रहा था? बॉडी टेक्स्ट नाम था, बॉडी टेक्स्ट में आ रहा था। ठीक है, यहाँ स्टाइल में गए तो इसका नाम यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्मल। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेवल 1 क्या बन जाता है, हेडिंग 1, और बॉडी टेक्स्ट क्या बन जाता है, नॉर्मल। अच्छा जी, अब पहले तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लें। हमने इस फॉन्ट को, इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और थोड़ा सा काम करते हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई अलाइनमेंट की, या आप लोग जिसको मेरे ख्याल में अच्छे से यूज़ करते आ रहे हैं, सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, या जस्टिफाइड। ठीक है, जस्टिफाई कर दिया आपने, दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर हो गया। और आपने इसका फॉन्ट किया, आपने कहा कि जी इसका फॉन्ट रख दें आप टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, फॉन्ट साइज, अब देखो टाइम्स न्यू रोमन और तुम्हें दोनों में सेरिफ और सैन सेरिफ का फर्क नजर आ रहा है। ऊपर वाला सेरिफ है, नीचे वाला सैन सेरिफ है। देखो बिल्कुल, देखो तुम्हारे ई वगैरह, देखो हर चीज के अंदर तुम्हें कर्व नजर आ रहा है सेरिफ के अंदर, और सैन सेरिफ के अंदर बिल्कुल सिंपल सा आ रहा है। ठीक है, तो चलो जी, खैर ये हो गया। फॉन्ट साइज आपने कहा कि यार पेज हमने बचाना है तो इसको हम कम कर रहे हैं, हमने इसको कर दिया 11, 10 पे कर दिया। और बताओ और क्या चेंजेस करना है इसके अंदर, और कोई बात जहन में आ रही है? चलो अभी इसी पे काम करते हैं। ठीक है, हम गए स्टाइल्स के ऊपर, हमने राइट क्लिक किया, अपडेट नॉर्मल टू मैच सिलेक्शन। हाँ जी, पूरी डॉक्यूमेंट तैयार हो गई, काम आसान हो गया। ठीक है,
अच्छा, अब एक बात करते हैं कि आपकी मिस ने कहा कि भाई ये तुमने स्पेस जरा सा बड़ा बड़ा करके प्रिंट लेकर आओ ताकि बीच में मैं अपने कमेंट्स डाल सकूं। मुमकिन है इंशाल्लाह ताला आप लोग बहुत जल्द टीचर होंगे, आपने अपने स्टूडेंट से कहा कि मुझे तुम लोग असाइनमेंट जो लेकर आओगे प्रिंट आउट निकाल के लेकर आओगे। ठीक है, डिपेंड करता है आईसीटी क्लास में टेक्नोलॉजी को यूज करने के, आईसीटी को यूज करने के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। वो जाहिर सी बात है अपने स्टूडेंट्स को देख के आइडेंटिफाई करेंगे किस लेवल तक आपने काम करना है। मसलन आपने स्टूडेंट से कहा कि जी मेरी डॉक्यूमेंट तुम मुझे प्रिंट आउट निकाल के लेकर आओगे और हर लाइन के दरमियान एक स्पेस हो। फायजा ने कहा कि हर लाइन के दरमियान स्पेस हो, तो स्पेस तुम्हारी लाइन में ज्यादा हो ताकि बीच के अंदर मैं उसमें कमेंट्स अपने लिख सकूं। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग का, ये नजर आ रहा है, इस पर क्लिक कर लो। हम चले गए 2 के ऊपर। अमूमन जब असाइनमेंट्स, अब आजकल तो खैर ये दौर नहीं रहा, लेकिन जब ये आपके असाइनमेंट्स आप लोग को कहा जाते थे, मतलब टीचर्स कहते थे कि जी आपने वर्ड पे टाइप करके प्रिंट आउट करवा के लाना, तो वो डबल स्पेस मंगवाते थे। वो डबल स्पेस इसीलिए मंगवाते थे कि बीच में उस पर करेक्शन करते रहे। अभी भी कहीं पे अपना मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह या स्टोरी पब्लिश के लिए आप भेजेंगे तो वो आपसे शायद डबल स्पेसिंग ही मांगे ताकि बीच में वो अपनी करेक्शंस उसके अंदर लिख सकें। तो अगेन ये आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं, अपने यहाँ पे इसकी स्पेसिंग से इससे आगे पीछे कर लिया। अब देखो ये 1.5 है, बाकी जो है वो इससे कम वाले पर है। कम वाला क्या था, 1.1 था। ठीक है, तो ये 1.5 आपको नजर आ रहा है और ये 1.1 नजर आ रहा है, दोनों में कितना फर्क है। ठीक है, आपके ऊपर है। अगेन हम कल बात करेंगे कि हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमारा रिकमेंडेशन क्या है, लेकिन बहरहाल आपको लाइन से लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन से भी आगाह हो गए। एक बात किसी ने कही, अब एक बात अच्छा इसको मैं अपडेट कर दूं। मैंने सेलेक्ट किया इसको और मैं यहाँ इस ऑप्शन के ऊपर लाइन, सॉरी स्टाइल पे गया, नॉर्मल पे मैंने जाके राइट क्लिक किया और किसको सिलेक्ट किया, अपडेट नॉर्मल टू मैच सिलेक्शन, सारे के सारे इसी स्टाइल के अंदर आ गए। अच्छा, अब एक बात है कि लेट से आप चले एप्लीकेशन ही लिख रहे हैं, ठीक है, या चले आप चाह रहे हैं कि इन दोनों पैराग्राफ के बीच में स्पेस हो, तो आप क्या करेंगे, एंटर दबाएंगे, एंटर दबाएंगे, एंटर दबाएंगे, और जो कि आप गलत कर रहे हैं, एंटर नहीं दबाना। एंटर वाला तरीका सही नहीं है। देखो यहाँ पे इस बात को समझना कि सबसे पहली बात तो ये है कि हर कैरेक्टर का अपना एक मीनिंग है। अमूमन चूंकि आप लोग डॉक्यूमेंट्स को चूंकि प्रिंटेड फॉर्मेट में देखते चले आए हैं, तो प्रिंटेड फॉर्मेट में देख के आप लोग के जहन में वही इमेज होता है कि जो डॉक्यूमेंट हमने प्रिंट करवाई है, जो चीज़ उसमें नजर आ रही है वही पढ़ी जा रही है। मसलन आपने यहाँ पे 3 दफा स्पेस दबा दिया तो आपको क्या नजर आ रहा है कि दोनों पैराग्राफ के बीच में लंबी सी स्पेस आ गई, आपको सिर्फ एक खाली जगह नजर आ रही है। ऐसा ही है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि आपकी डॉक्यूमेंट जो है वो हर बंदा प्रिंट करके पढ़े। क्या पता वो बंदा नाबीना है, हो सकता है, नहीं होता नाबीना लोग, और वो नाबीना जो है वो स्क्रीन रीडर की मदद से पढ़ रहा है। कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर होता है जो पूरा बता रहा होता है कि अभी आपने, वो पूरा पढ़ रहा होता है, खुद ही पढ़ता है, ओवरव्यू ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान वीडियो प्रोवाइड, पूरा पढ़ रहा होता है। अब जब यहाँ पे उसको ये 3 लाइनें नजर आएंगी, तो कंप्यूटर को तो नहीं पता कि जी ये जो ये काम करने वाले मलिहा ने जो था यहाँ पे नई लाइनें सिर्फ इसलिए डाली थी जगह आ जाए, उसको तो नहीं पता। ठीक है, वो तो बोलेगा न्यू लाइन, न्यू लाइन, न्यू लाइन। समझ रहे बात को, चीज के मीनिंग चेंज हो रहे हैं, आपके जहन में क्या था वहां पे कुछ और हो गया। अच्छा, फिर ये भी तो पॉसिबल है कि आपने इस डॉक्यूमेंट का आपने पीडीएफ बना के दे दिया, पीडीएफ वो किस तरह से पढ़ रहा है आपको नहीं पता। ई बुक बना दी, ई बुक आप लोगों ने नाम सुना है, ई पब वगैरह शायद आप लोग मोबाइल पे यूज भी करते हो, तो क्या वहां पे तो मीनिंग उसकी चेंज हो जाएगी, होगी नहीं होगी। इसी तरीके से लोग बाज दफा स्पेसिंग के लिए क्या करते हैं, जैसे हमने प्रिंसिपल साहब के सिग्नेचर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एंटर 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 दबाते ही चले जाते हैं। फिर वहां जाके लिखते हैं कि जैसे प्रिंसिपल लिखेंगे या क्या लिखेंगे, लेट्स से कि आप जो है वहां पे नाम लिख देंगे फातिमा और ऊपर सिग्नेचर कर देंगे। अगेन ये तरीका गलत है। पता क्या होगा, जब ये एप्लीकेशन कोई नाबीना पढ़ रहा होगा तो उसका सॉफ्टवेयर उसको क्या पड़ेगा, स्पेस 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 फातिमा। अगेन देखो बात की मीनिंग चेंज हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो अपने आप को अगेन वंस अगेन आईसीटी के डिफरेंट लेवल्स हैं, अपने आप को हमें, वो जो हमारा पुराना जमाना था जब हम बच्चे से डॉक्यूमेंट प्रिंट करवा के खुश हो जाते थे कि हाँ जी हम लोग जो है क्लास के अंदर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, वो जमाना खत्म हो गया। अब आप खुद ही देख लें कि आज की आधा कॉलेज जो है वो तो व्हाट्सएप, आधे से ज्यादा कॉलेज जो है व्हाट्सएप पे ही चल रहा है। टीचर्स आपको नोट्स भी उसी पे भेज रहे हैं, आपसे इंस्ट्रक्शन वगैरह भी उसी में पास हो रही है, तो आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे भी आप लोग इसी तरीके से आपस में ई बुक्स वगैरह या ई डॉक्यूमेंट्स को आपस में शेयर कर रहे होंगे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जी हर डॉक्यूमेंट का अपना एक मीनिंग है, और आपने उस मीनिंग, हर कैरेक्टर का अपना मीनिंग है, और आपने अप्रोप्रिएट कैरेक्टर को वहाँ पे यूज करना है। अब किसी ने कहा सर सर ठीक है चलो जी आप इस मसले का हल बताएं। ओके जी, हम वापस लेकर आ गए। हमने कहा इस पैराग्राफ के बाद स्पेस चाहिए, हम गए इसी लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन पे।
यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। रिमूव हमने इसमें, अब देखो इसमें स्पेस बढ़ रही है, ऊपर से बढ़ गई स्पेस। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ पे जाके दोबारा लाइन पे किया और ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, जगह पहले से बढ़ गई। अब किसी ने कहा कि नहीं सर मज़ा नहीं आ रहा, जो चीज़ पहली वाले जो बात थी ना वो नहीं आ रही, कोई मसला नहीं है, कोई मसला, आप अपनी मर्जी से भी स्पेस पेज ऐड कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पे गए, आफ्टर में क्या लिखा हुआ आ रहा है, शहर क्या लिखा हुआ आ रहा है, 8 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। मैं बढ़ा देता हूँ इसको, ठीक है, 36 कर दिया मैंने। ओके, जगह बढ़ गई, तसल्ली हो गई। अब जब नाबीना पढ़ेगा ना तो कंप्यूटर को इतनी पता है कि यहाँ पे स्पेस बढ़ी हुई है लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं है या न्यू लाइन नहीं है, तो वो ये नहीं बोलेगा न्यू लाइन न्यू लाइन न्यू लाइन, वो ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, उसको समझ में आ गया। ठीक है, ये बात हो गई, ये बात समझ में आई। तो लाइन ये आप लोग के लिए ज़रूरी है। अभी कुछ साल पहले हिना और दानियाल और हफ्सा मेरी लैब में आए हुए थे और कुछ एक डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे थे। तो उस डॉक्यूमेंट पे जो काम कर रहे थे उस डॉक्यूमेंट के अंदर बेतहाशा गलतियां थी, तो वो इसी किस्म की गलतियां थी कि जगह बनाने के लिए उन्होंने स्पेस डाला हुआ है, न्यू लाइन डाला हुआ है, और इस किस्म की डॉक्यूमेंट को जब भी आप कंपोज करने बैठेंगे, सही करने बैठेंगे, मैं बिला मुबालगा कह सकता हूँ महीने लग जाएंगे, लेकिन ये काम मुकम्मल नहीं होगा। और आप लोग पूछ भी सकते हैं काम कहाँ तक पहुंचा, उन्हीं लोगों से पूछ सकते हैं। तो आप लोग जब अपने डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो आपने अपनी डॉक्यूमेंट में लिखते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि खामा खामे स्पेसिंग वगैरह ना दे। अब किसी ने कहा कि सर अच्छे डॉक्यूमेंट के आखिर में जो है ना हमें अपना सर्टिफिकेट लगाना है, और सर्टिफिकेट के अंदर मैंने जो है अपना नाम लिखना है, तो मेरे नाम में ना जो स्पेस आएगा तो मैं क्या करूँ, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग गलत है, ओके, आई होप ये करेक्ट होगी। हाँ जी, अब इसमें क्या करना है हमें, देखो सबसे पहले तो व्यू पे जाओ, व्यू में जाके रूलर नजर आ रहा है, रूलर मैंने हटा दिया, मैं वापस लेकर आ गया, आ गया। अगर कल कला तुम किसी दफा नई नया एम एस वर्ड को इंस्टॉल किया हुआ है तो मेरे रूलर नजर नहीं आ रहा, तो परेशान मत होना, कहाँ जाओगे, व्यू में, नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा, तो नजर आने का ताल्लुक किससे होगा, व्यू से होगा। तो व्यू में जाके हमने उस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, वहां पे हमें नजर आ गया। और भी ऑप्शंस होते हैं, ग्रेड लाइन्स को देखो, कल कला तुम तस्वीर वगैरह इंसर्ट कर रहे हो, तस्वीर सेट करना है, ग्रेड लाइन को इनेबल कर दिया, हाँ जी आराम से देख लिया, इस जो आपके सामने ग्राफ पेपर जैसी डॉक्यूमेंट बनी हुई देख के आपने उसको सेट कर दिया। ठीक है, चले जी लास्ट पे गए, ये ऊपर नजर आ रहा है रूलर पे, ऊपर ये सिंबल बना हुआ आ रहा है, इसको जरा सा खिसका कर देखें क्या होता है। हाँ जी, बन गया, सिग्नेचर की जगह बन गई। अब जब ये पेपर प्रिंट होगा, एक तो जगह आपको देख जैसा नजर आ रहा है वैसे ही प्रिंट होगा, नंबर वन। और नंबर टू, जब आप ये डॉक्यूमेंट को आप ई बुक बनाएंगे, एचटीएमएल में कन्वर्ट करेंगे, किसी नाबीना को भेजेंगे, तो कहीं स्क्रीन रीडर के जरिए से उसको कंज्यूम करेगा, तो वहां पे उसको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा, वो समझ जाएगा कि यहाँ पे आपने फॉर्मेटिंग के लिहाज से स्पेस दी है, अलबत्ता करेक्टर को इसके अंदर आपने एक्स्ट्रा करेक्टर स्पेस 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 नहीं डाला। ठीक है, अच्छा वैसे एक और मजे की बात बताऊं, जैसे अभी आप लोग इंशाल्लाह ताला आप लोग ई पोर्टफोलियो, असूलन तो आप लोग को अपनी वेबसाइट वगैरह बनानी चाहिए, ठीक है, आप लोग के जूनियर्स बना रहे हैं, आप लोग को भी बनानी चाहिए। अब आप लोग कैसे थे वेबसाइट वगैरह कैसे बनाए, कंटेंट कैसे लिखे, तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, एम एस वर्ड की डॉक्यूमेंट्स को आप एज एच टी एम एल भी सेव कर सकते हैं। तो एक बहुत सारे बहुत ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी पूरी वेबसाइट एम एस वर्ड के जरिए बनाई हुई थी। ठीक है, आप तो अब एम एस वर्ड पे जब आप डॉक्यूमेंट को सेव करने जाते हैं तो वहाँ पर सेव एज एचटीएमएल का ऑप्शन आता है, आप उसको ट्राई कीजिएगा। बताने का मकसद ये है कि जब अपने आपको ये फॉर्मेटिंग और कंटेंट का जो फर्क है ना, उसको जहन में लेकर आओगे, और साथ में ये जो तुम लोग खामा खामे एंटर 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 या स्पेस दबा दबा के जगह वाला मसला हल करते हो, इन चीज़ों से तुम आज़ाद हो जाओगे, तो तुम लोग अपने एम एस वर्ड की मदद से अपनी वेबसाइट वगैरह भी किसी हद तक बना सकते हो। बात समझ में आई ये बात, ठीक है जी। नाइला, हाँ, क्या दोबारा बोलना, ठीक है, अच्छा ओके। अब इन्होंने नाइला ने एक और बात की, नाइला ने कहा कि आप जो है ये काम ना टैब दबा के भी कर सकते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ, नाइला, और इन्होंने कहा कि आप टैब दबाएं तो ये चीज़ आगे जा रही है। असल में ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन बात क्या है कि यहाँ पे आप कौन सा करेक्टर ऐड कर रहे हैं, टैब, टैब का करेक्टर, स्पेस का करेक्टर जैसे होता है ऐसे टैब का करेक्टर भी होता है। ठीक है, आप टैब का करेक्टर ऐड कर रहे हैं, हर करेक्टर की अपनी मीनिंग है। मशवरा ये है कि जो काम आप यहाँ पे लेआउट वगैरह की मदद से कर सकते हैं वहां पे उसी से करें, खामा खामा जो इस तरह से आप लोग उसमें ना करें। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं होम के ऊपर वापस। हमने स्टाइल्स की बात कर ली, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप लोग को लाजमन पता होना चाहिए
कि इसकी मदद से आप लोग अपनी डॉक्यूमेंट को पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट को आप इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये उसी वक्त होगा जब आप लोग, जो मैं तरीका शुरू से बता रहा हूँ, पहले स्ट्रक्चर बनाओ फिर कंटेंट लिखना शुरू करो। ऐसा नहीं करोगे तो ये आगे चल के तुम्हारी डॉक्यूमेंट एक खिचड़ी बन जाएगी और तुम लोग उसके अंदर परेशान हो जाओगे, फंस जाओगे। फिर उस वक्त क्या होगा कि सर मैंने नॉर्मल स्टाइल को अपडेट किया तो ऊपर तो हो गया, नीचे नहीं हो रहा। तो भाई ऊपर नीचे इसलिए नहीं हो रहा कि तुमने यहाँ पे किसी दूसरे स्टाइल को इंप्लीमेंट किया था, वहां पे किया तो उसको पता थोड़ी है। शुरू से जैसे मैं बता रहा हूँ कि पहले स्ट्रक्चर बनाओ फिर कंटेंट लिखना शुरू करो। कंटेंट लिखते वक्त फॉर्मेटिंग के बारे में गौर ही ना करो, तो बाद में तुम्हारा काम खुद ब खुद ये सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। ये आप लोगों को मेरे ख्याल में पता होगा कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने लिखना है कि सेमेस्टर 1 जनवरी, तो खैर इसने खुद ही कर दिया, लेकिन अगर आप करना चाहें तो ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, X2 और ये सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। आगे चलें फिर, कोई सवाल यहाँ पे? ठीक है। अ, लोगो क्या चीज होती है? तस्वीर होती है, ऐसा ही है ना जी? बिल्कुल इंसर्ट हो सकता है, इंसर्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे तस्वीर को भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पे आइकॉन पे क्लिक किया, अब नेट अगर स्लो चल रहा है तो हम कल कर लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा जी, शायद शेप्स वगैरह इंसर्ट वगैरह आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो चीज़ आप लोग को बताना चाह रहा हूँ वो है पेज नंबर, कि हम पेज नंबर को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है पेज नंबर का? ओके गुड, इसने खुद ही आपका मसला हल कर दिया। अब आप कहेंगे सर ये भी कोई बताने वाली बात थी? जी ये बताने वाली बात थी कि मुझसे आखिर लोग ये भी पूछ चुके हैं कि सर हमने मैनुअली पेज नंबर डाल लें लेकिन इसमें बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैनुअली पेज नंबर की जरूरत नहीं है, उसमें ऑप्शन मौजूद है, वो खुद ही सारा काम आपका करके दे देगा। अच्छा, अब ये तो बन गया आपका फुटर, अब वो बन गया आपका ऊपर वाला हिस्सा, बन गया आपका हेडर। अब चाहे तो यहाँ पे जो लिखना चाहे लिख लें, अपनी डॉक्यूमेंट का नाम लिख लें या अपना नाम लिख लें, ठीक है। आप यहाँ पे इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा, हर पेज पे वो खुद ब खुद रिपीट होता चला जाएगा। देखें खुद ब खुद आ रहा है वहाँ पे। ओके, अब इसमें एक पॉइंट ये आता है कि हम लोग की जो हमारा टेम्पलेट है ना, उसके देख रहे हैं पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, सही है। तो हमारे टेम्पलेट के अंदर एक चीज ये है कि शुरू के जो पेजेस हैं जहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा है, डेडिकेशन आ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट आ रहा है, उसके जो नंबर हो ना वो रोमन नंबर हो। याद है जो रोमन में 1 कैसे लिखते हैं? आई लिखते हैं। 2 कैसे लिखते हैं? 2 आई। तो वो कहते हैं कि शुरू में ये इस तरह से आ रहा हो और बाद में आगे चल के जो है ना वो अरेबिक नंबर 1 2 3 जैसे कि लिखा हुआ ये वाला आ जाए। ये कैसे करेंगे? तो इस पर हम लोग इंशाल्लाह कल या परसों इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं इंसर्ट के अंदर एक और चीज बताना चाह रहा हूँ कि मुमकिन है आप में से बाज लोग ऐसा काम करें जिसके लिए आप लोग को उसके अंदर इक्वेशंस लिखनी पड़े। तो अब इक्वेशंस कैसे लिखेंगे? क्या बना के? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। सिंबल्स में जाके, ओके। अच्छा, बाज लोग इक्वेशन का खैर ऑप्शन भी नजर आ रहा है। बाज लोग माजी में क्या करते रहे कि वो मैथ्स कोशिश करते थे, एक तो जैसे फॉर एग्जांपल उनको लिखना था 2/4, बल्कि चले आप इसको यूं कर लेंगे, कल कल आप मैथ्स के टीचर हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं और बच्चों के लिए पेपर बनाना है, तो आप ये ना करें कि 2/4 लिख रहे हो, ऐसे करके ना लिख रहे हो, ठीक है। हम जबकि हमें पता है हम बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं 2/4, तो इस किस्म की इक्वेशंस को हम कैसे लिख सकते हैं? लोग पहले करते क्या थे कि एक सॉफ्टवेयर था मैथ टाइप के नाम से, उसमें इक्वेशन बना के यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ ये एम एस वर्ड ने ये आप फीचर भी उसके अंदर पहले से मौजूद है, अब आपके लिए काम बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। मैं यहाँ गया इक्वेशन के ऊपर, ठीक है, इक्वेशन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आ गया इक्वेशन। अब देखो ऊपर उसी का कंट्रोल खुल गया इक्वेशन का, ठीक है। हाँ जी, इक्वेशन बताओ क्या लिखना है? फिजा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, वो आसान। चले जी, फिजा ने कहा कि सर की नॉलेज के इम्तिहान लेने के सर को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता भी नहीं पता, तो हम ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे टाइप कर इक्वेशन में लिखा एक्स, आ गया। अब देखो खुद ब खुद एक्स की शक्ल बदल गई, एक्स इक्वल टू, फिर आ जाता है कुछ न्यूमरेटर में होता है कुछ डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फ्रैक्शन पे गए, अब ये पूरे ऑप्शन आ रहे हैं। अब आई डोंट नो ये ऑप्शन, ओके ठीक है, न्यूमरेटर भी आ गया, डिनोमिनेटर भी आ गया। डिनोमिनेटर में क्या आता है? 2a सी आता है, ओके 2ac, ये तो मेरा मसला हल हो गया, ठीक है। और न्यूमरेटर में आता था -b प्लस माइनस, ऐसी था ना? ओके, मैंने लिखा -b, उसके बाद प्लस माइनस का सिंबल कहाँ से आएगा?
मैंने यहाँ पे सर, ओ यहाँ पे सामने नजर आ रहा है मुझे, ठीक है, यहाँ पे नजर आया प्लस माइनस, ये रहा पहले फर्स्ट पे। ओके, फिर क्या आता था, एक अंडर रूट का साइन। ओके, रेडिकल नजर आ रहा है, मैंने इस पे क्लिक किया। तो मुझे नहीं पता इस पर स्लो क्यों चल रहा है, खैर चले, ये आ गया, अंडर रूट भी आ गया। अब देखो ये बॉक्स बना हुआ नजर आ रहा है। देखो मैं कर्सर, आप लोग शायद नोट नहीं कर रहे, मैं कर्सर की मदद से, अपने एरो कीज की मदद से मैं उस बॉक्स के ऊपर जा रहा हूँ, मैं उस बॉक्स में जाके लिख रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4ac, ठीक है, बी, बी लिखा। ओके, और बी स्क्वायर, स्क्वायर के लिए मैं गया यहाँ पे। ओके, ये गलत मैंने कर दिया, सॉरी, पहले मुझे उसको इंसर्ट करना चाहिए था बी। अब ये मैं कर्सर की मदद से, लेफ्ट एरो की मदद से मैं ऊपर चढ़, राइट की मदद से यहाँ गया 2। ओके, अब मैं बाहर आया, बाहर आने के लिए मैंने एक दफा लेफ्ट दबाया, मैं बाहर आ गया, सॉरी राइट दबाया। अब प्लस 4ac, हाँ जी, इक्वेशन बन गई मेरी। अब मैं अगर मैथ्स का पेपर बना रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं एमएस वर्ड पे टाइप कर सकता हूँ। बच्चों को मैं अगर क्लास का होमवर्क दे रहा हूँ, तो मेरी मैथ्स की जो वर्कशीट्स है वो सारी की सारी एमएस वर्ड पे। अभी तक किसी ने प्रैक्टिकल में मैथ्स पढ़ाया है? और वर्कशीट्स कैसे बनाए? हाथ से बनाए। खैर जी, अब आप हाथ से, सर रिजवान, चले खैर, अब आप लोग को इसकी ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसके अंदर भी बना सकते हैं, एमएस वर्ड के अंदर इस तरह से कर सकते हैं। थीसिस के अंदर मुमकिन है आप लोग जब अपना मीन वगैरह निकाल रहे हो, मॉड निकाल रहे हो, तो अगेन वहाँ पे भी आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। एक और इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए। दोबारा गए इंसर्ट पे, इंसर्ट, और इक्वेशन पे गए, ठीक है, इक्वेशन बीच में आ गई। अब आप मुझे बताएं, हाँ जी, क्या कौन सी इक्वेशन लिखनी है? ऐसा कर लेते, सीधा सीधा हम 16/8 लिख के देख लेते हैं, ठीक है। हम दोबारा गए फ्रैक्शन के ऊपर, ये आ गया। अब देखो मैं बॉक्स पे जाके क्लिक कर रहा हूँ, 16, बॉक्स पे सिलेक्ट किया हुआ 16 आया, नीचे गए, मैं कर्सर अपने एरो की से नीचे जा रहा हूँ, 8। ओके, अब मैं थोड़ा सा बाहर निकला, लेकिन जो पूरा बॉर्डर वाला बॉक्स है ना, मैं अभी भी उसी के अंदर मौजूद हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाकर मैंने लिखा इक्वल टू 2। ओके, अच्छा, लेट से आपने कहा कि सर अगर हम यहाँ से बाहर निकले और यहाँ पे जाके कुछ लिखें, अब देख रहे हो क्या हो रहा है, ये खुद ब खुद जो है एक तो लेफ्ट पे आ गया। जब मैंने अपने स्टूडेंट्स का असाइनमेंट चेक किया, तो मैंने इस तरह से चेक किया, उनको मैंने यही चीज़ देख रहा होता है सेंटर अलाइंड है कि लेफ्ट अलाइंड है, तो मुझे इसी से अंदाजा हो जाता है कि उन्होंने इसमें गड़बड़ की हुई है। तो आपने जो है इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप लिख रहे हैं, तो वो जो बॉक्स बना हुआ आ रहा है ना, ये जो बॉक्स बना हुआ आ रहा है, आपने इसी के अंदर अंदर सारा काम करना है, ठीक है। अब देखो दोनों में फर्क हुआ, पहले में क्या आ रहा था, अब क्या आ रहा था। इवन फॉन्ट का स्टाइल ही चेंज हो रहा है, फॉन्ट के स्टाइल से समझ में आ रहा है कि उसमें किस तरह से हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोग को थोड़ा सा असाइनमेंट भी देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल में क्लास को हम थोड़ा सा यहीं पे रोक लेते हैं। अभी जो आप लोग का असाइनमेंट है, आप लोगों ने इक्वेशंस टाइप करके लेकर आनी है, जवेरिया इक्वेशंस लिख के लानी है, और इसके अलावा एक आउटलाइन भी देगी, वो आउटलाइन अपने टाइप करके लेकर आनी है। किसी ने कहा कि सर हम उसको कॉपी पेस्ट कर लें, मुझे कोई मसला नहीं है। अलबत्ता मेरा मशवरा ये होता है कि टाइप करें। बाद दफ़ा स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारी टाइपिंग स्पीड बड़ी स्लो है, तो हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें? भाई किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जो है आराम से बस टाइप करते रहे, आपकी टाइपिंग स्पीड खुद ब खुद इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ आज के असाइनमेंट जो मैथमेटिकल इक्वेशंस का, और इसके अलावा एक आउटलाइन का, वो आप लोगों ने करना है। बाकी फीचर्स पे हम लोग कल बात करेंगे। अच्छा, अब जैसे कल आप लोगों से बहुत लोग एब्सेंट थे, मैंने पहले भी कहा था कि फेज 3 जिसमें हम लोग एआई वगैरह की बात करेंगे, सोटेरो की बात करेंगे, उसके अंदर इंशाल्लाह ताला से उन्हीं लोगों को हम आने देंगे जो लोग रेगुलर हमारी, जिनके अटेंडेंस एक मतलब हम समझते हैं कि सफिशिएंट इनके अटेंडेंस है। बार बार बास लोग लीव लिए जा रहे हैं, एक वानिया सिद्दीकी हैं, आई डोंट नो उनकी, पहले मुझे वानिया आई हैं आज, आप है वानिया? आपने इतनी दुख भरी ईमेल मुझे भेजी थी, उसके बाद तो आपको रोजाना आना चाहिए था। बहरहाल क्लास, बाज़ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे भी हैं कि जो आए हैं, वर्कशॉप अटेंड किए, फिर चले गए, अब प्रिंसिपल साहब से परमिशन के बाद ऐसे नहीं। तो बहरहाल आप लोग को इसको इंश्योर करना चाहिए कि आप लोग रेगुलर करें। तो इसी तरह से असाइनमेंट भी इसीलिए दे रहा हूँ कि असाइनमेंट करेंगे ताकि फिर कल हम लोग आपको देख सकें, फिर फेज 3 पे हम बात जाएँ। वर्कशॉप का मकसद ये नहीं है कि बस बस आए बैठे और चले गए, ये मकसद नहीं है, क्योंकि मेहमान नवाजी यहाँ पे नहीं की जा रही। आपकी परफॉर्मेंस होगी तो उसी के बेस पे हम आपको जज करते हुए आगे बढ़ सकें, ठीक है। बात यहाँ पे क्लोज करते हैं, और किसी के जहन में कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। जी जी बेटा, सब कुछ कर सकते हैं, चले, मैं तो चाह रहा था यहाँ पे क्लोज करें, लेकिन हफ्सा, आप भी हफ्सा है, खतीजा, खतीजा चाह रही है कि हम कुछ और भी पढ़े, तो चलो मैं बता देता हूँ।
आपके पास भाई इंसर्ट में सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। आप जाके लेट्स से आप चले गए चार्ट के ऊपर, ठीक है, और आपने कहा ये अच्छी बात है, चार्ट में आपने कहा लेट्स से आपने बार चार्ट यूज करना है। आपने इसी पे क्लिक किया, ये आ गया, और साथ ही साथ उसने एक्सेल की शीट भी खोल दी। आप आराम से अपने डेटा को यहाँ पे एडिट करेंगे, ये वाला जो चार्ट है आपका खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, बड़ा आपका काम इसके अंदर आसान हो जाता है। और इसके अलावा टेबल्स वगैरह इंसर्ट करने, टेबल भी इंसर्ट करने का आपके पास में ऑप्शन मौजूद है। करवा दो, मेरे ख्याल में टेबल भी आज कवर कर लेते हैं, ठीक है। चार्ट्स के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। इससे अच्छा मुझे अगर हमें वक्त मिला, अगर हमें फुर्सत मिली, तो हम जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है उसके बारे में भी कुछ बात कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है, हमारे एग्जाम्स भी करीब है, तो एटलीस्ट हम जो हमारे वर्कशॉप का टारगेट था उसको तो अचीव करें। वक्त बचा तो हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को भी कवर करेंगे, उसमें चार्ट्स को भी हम डिटेल में बात कर लेंगे। अभी मैं टेबल की बात कर रहा हूँ। देखो, अब इस टेबल के अंदर भी उन्होंने काम आपका आसान कर दिया। आपने टेबल पे क्लिक किया, ये पूरा आपके पास पूरा ऑप्शन बना हुआ आ रहा है, कितने रोज कितने कॉलम्स, अपनी मर्जी से आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। आपने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद आपको ख्याल आया कि यार ये जो हमारे पास जो है ना टेबल, ये कॉलम्स कम पड़ रहे हैं। कोई मसला नहीं है, आप टेबल लेआउट पे गए, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, हाँ जी कॉलम बढ़ रहा है। रोज कम है, कोई मसला नहीं है जी, रोज बढ़ रही है। रोज भी दूसरे पेज तक चला गया, रोज का भी इजाफा इसके अंदर होता चला गया। आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी से इसके अंदर काम ऐड कर सकते हैं। कॉलम्स के अंदर अगर हम कुछ लिखना चाहें, लेट्स से हमने कुछ भी लिखा है इसके अंदर। अब किसी ने कहा कि जी सर इसकी फॉर्मेटिंग के अंदर हमें चाह रहे हैं कि सब चीज़ें सेंटर अलाइन हो, कोई मसला नहीं है। ये नजर आ रहा है आपके पास सारे ऑप्शंस। वर्टिकली भी इसने सेंटर अलाइन कर दिया और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर अलाइन कर दिया। आप जो है रोज की हाइट बढ़ाना चाह रहे हैं, हाँ जी बढ़ गई रोज की हाइट, ठीक है। और चूंकि आपने सेंटर अलाइन किया हुआ तो सारी की सारी चीज़ें सेंटर में है। अगर टॉप अलाइन करेंगे तो टॉप पर आ गया। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, यूजफुल फीचर हो गया। एक जो चीज़ जो हमारे स्टूडेंट अमूमन गलती कर रहे होते हैं इसके अंदर, लेट्स से कि यहाँ पे आपने हेडर लिखा, आपने लिखा सीरियल नंबर, और यहाँ पे आ गया के यू सीट, यहाँ पे आ गया नेम, यहाँ पे आ गया फादर नेम और सेमेस्टर, ठीक है। अब देखो एक चीज़ है, अगले कॉलम पे ये आया नहीं आया ना, तो ये यानी इसको हम कहते हैं हेडर रो। असूलन होना के चाहिए कि हमारा हेडर जो है वो हर पेज के ऊपर रिपीट हो रहा हो, ठीक है। अब देखो मिसाल के तौर पे इतने से देखो तीन तीन पेजेस पे जा रहा है ये हेडर, तीन पेजेस पे टेबल जा रहा है, तो जो हेडर है तो हर पेज पे रिपीट होना चाहिए ना। कल कल इंशाल्लाह ताला अपने थीसिस के अंदर अगर आप लोग अपने डेटा भी टेबुलर फॉर्मेट डाल रहे होंगे, तो आप भी तो चाहेंगे कि हेडर आपका रिपीट होता रहे। ऐसा तो नहीं कि बार बार सुपरवाइजर ऊपर वाले देखेगा अच्छा जी ये वाली हेडिंग किस चीज़ की थी। इसका तरीका क्या है, आप इस सेल पे गए, आपने इस रो को सिलेक्ट किया, टेबल की आप चले गए, एक तो टेबल डिज़ाइन है, टेबल रो, ब्रांडेड रो, फर्स्ट कॉलम, हेडर रो, एक में ओके जी। आप जो यहाँ पे रिपीट हेडर रो पे क्लिक किया, मसला हल हो गया, ठीक है। उस आपने उसको सिलेक्ट करके बता दिया भाई ये हेडर, इसलिए सिलेक्ट किया था हमने, सिलेक्ट करके बता दिया कि भाई ये हेडर है, ताकि वो रिपीट करते रहे, उसको करता रहे। अच्छा, अब एक और मजे की बात, आपने कहा सर ये खूबसूरत नहीं लग रहा। एक तो उन्होंने कुछ पहले से भी कलर्स वगैरह दिए हुए हैं, आपकी मर्जी इस कलर को यूज़ कर ले, मैं अपनी मर्जी से कलर यूज़ कर रहा हूँ। मैंने कहा कि जी मेरा जो हेडर है वो होगा इस तरह से, और शेड इसका ये आ गया, और होम पे गया, और मैंने कहा टेक्स्ट जो इसके अंदर आया हुआ है टेक्स्ट का कलर होना चाहिए वाइट, ठीक है जी, ये हो गया। टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड भी कर देना, टेक्स्ट का साइज भी तुम हेडर का साइज थोड़ा सा बड़ा कर देना। और इसके अलावा मैंने कहा कि हेडर जो है ना वो सेंटर अलाइंड हो, वर्टिकली भी और इस तरह से सेंटर अलाइंड हो, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलें अगले पेज पे, हाँ जी हो गया खुद ब खुद, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग अगर टेबल के अंदर भी ये ज़रा सा ये बॉर्डर्स वगैरह डालना चाहें तो ये भी आप लोग ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑप्शंस बहुत सारे हैं। वंस अगेन एमएस वर्ड ने आपका भरपूर ख्याल रखा है, हर चीज़ इसके अंदर पहले से आपके लिए मौजूद है। आप उसको एक्सप्लोर करें तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको काम की मिल जाएंगी। अगर आपका कहीं पे टाइम वेस्ट हो रहा है कंपोजिंग में, लेआउट के अंदर, तो यकीनन उसका मतलब जो है कि आपके स्किल्स के अंदर कुछ कमी है, वरना एमएस वर्ड ने आपके लिए तमाम फीचर्स पूरे किए हुए हैं। तो स्टूडेंट मुझसे अमूमन सवाल पूछते हैं कि सर हम लोग जो है क्रोमबुक परचेज कर लें या फला सॉफ्टवेयर परचेज कर लें। देखो ये जो काम है ना सारे हो जाते हैं, गूगल डॉक्स के अंदर भी ये वाले काम हो जाते हैं। अलबत्ता एम एस वर्ड जो है मैं समझता हूँ ईजी ज़्यादा है, और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है फ़ायदा, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो सॉफ्टवेयर सब यूज़ करें उसी को यूज़ करें तो आपके लिए आसानी हो जाती है, कि आपके लिए दूसरों से हेल्प लेना आसान हो जाता है।
अलबत्ता कभी फुर्सत मिले तो आप गूगल डॉक्स को भी खोल के देखिएगा, आपको ये वाले फीचर्स उसमें भी मिलते जुलते फीचर्स उसके अंदर भी आपको मिल जाएंगे। आप में से बाज़ लोग WPS यूज़ कर रहे हैं, मैं मशवरा दूंगा कि ऑफिस 365 ही को यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, बात क्लोज करें यहाँ पे। कोई सवाल अब किसी का? खतीजा, होगी सारी बात? कलर्स कितने यूज कर सकते हैं? गोला गंडा तो बिल्कुल भी नहीं बनाना। अमूमन आपको सिर्फ और सिर्फ अपने फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के अंदर सिर्फ एक ही कलर को यूज करना चाहिए, जो कि है ब्लैक। और अगर स्टूडेंट्स के लिए आप काम कर रहे हैं तो मैक्सिमम मैं समझता हूँ 3 कलर्स भी बहुत है। अलबत्ता अगर आप डिजाइन वगैरह कर रहे होते हैं, जैसे हम स्लाइड शो वगैरह होता है हमारा, इवन आप लोग को क्लास में भी नजर आता है, तो उसमें तो जाहिर सी बात है हमारा पूरा कलर पैलेट होता है, हम उसके लिहाज से वो तो डिजाइन के लिहाज से देखते हुए चूज करते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी मैक्सिमम 2 से ज्यादा अगर आप जा रहे हो तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हमेशा सिंगल कलर के अंदर होती हैं। वो जो हम लोग को बचपन में सिखाया जाता है कि ब्लू मार्कर से ये करना, ब्लैक मार्कर से हेडिंग डालना, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होती। और कोई सवाल? जी जुमला। ठीक है, सारे टेबल्स, टेबल्स के अंदर फॉर्मेट करने का, आप इसके अंदर एक फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन होता है, वो मैं कल आपको बाद में बता दूंगा। अलबत्ता टेबल्स की फॉर्मेटिंग के अंदर हमेशा थोड़ा टाइम लग जाता है। आप जैसे थोड़ा सा मुझे एग्जांपल देना, आपके जहन में क्या आ रहा है? मेरे जहन में कुछ और आ रहा है। ठीक है, ये कल हम इस बारे में बात करेंगे। ठीक है। इसके अंदर जैसे युम्ना का असल में सवाल ये है कि सर अगर हमारे पास एक से ज़्यादा टेबल्स हो तो हम किस तरह से उसको इंश्योर कर सकते हैं? तो एक तो ये होता है कि हम एक अपनी मर्जी का स्टाइल क्रिएट कर लें। अब युम्ना को बल्कि चले असाइनमेंट मिल जाता है कि आप खुद जाके एक्सप्लोर करें, स्टाइल पे गए तो यहाँ पे क्रिएट स्टाइल का भी ऑप्शन है, आप अपनी मर्जी से एक नया स्टाइल बना लें और फिर उसी स्टाइल को इन तमाम टेबल्स पे यूज़ करें। एक और ऑप्शन मौजूद होता है जिसको कहलाते हैं फॉर्मेट पेंटर का, आप इसको भी यूज़ करके देख सकते हैं। अभी आप एक्सप्लोर करें, फिर कल हम बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। मैं यहाँ पे लेक्चर क्लोज कर रहा हूँ।